दोस्तों वेक्टर टॉपिक हमारा बचा हुआ था तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सब बता दूंगा आपको, एंड डॉट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट प्रोडक्ट इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। तो ये क्या होता है वेक्टर? जैसे देखो स्केलर हम लोग जानते हैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड विथ उसका डायरेक्शन प्रेजेंट हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। जैसे देखो इसका साइन होता है कुछ इस तरीके से। ए वेक्टर क्या होगा, उसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट वेक्टर होगा। जैसे आपका आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। यूनिट वेक्टर्स आपके आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई कैप आपका रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन, सो प्लस यदि आई कैप हुआ तो इधर जाएगा प्लस एक्स डायरेक्शन में, माइनस आई कैप हुआ तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरीके से प्लस जे कैप हुआ तो प्लस वाई डायरेक्शन में, माइनस जे कैप हुआ तो माइनस वाई डायरेक्शन में। एंड जेड कैप है ना, बाहर 3 डायमेंशनल फिगर में के का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जेड कैप बोल दीजिए, के कैप बोल दीजिए। सो जेड डायरेक्शन में जाना हुआ तो के कैप का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्वियसली ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेक्टर है ये। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। सो वेक्टर जो इसका दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, सिंपल सा बात है। ये तो जैसे आई कैप और जे कैप में ही है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3² + 4² विच इज 5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर इसका यूनिट वेक्टर हो गया 3/5 आई कैप + 4/5 जे कैप। बाकी यदि कुछ और ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो, जैसे कि ये तो सिंपल सा था 3 आई कैप यानी कि 3 इधर हो गया और 4 जे कैप इधर हो गया, सो 5 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बाकी और ट्रायंगुलर लॉ हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अब काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ताल से ताल मिलाना है, ठीक है, यानी कि टेल से टेल मिलाना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो ये एंगल नहीं बताएगा। काम करो, इस वाले वेक्टर को इधर सरका दो तो वेक्टर को हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूव करना अलाउड है। अब देखो यहाँ पे इसका टेल इस दूसरे वाले के टेल से मिल गया, और अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एक करेक्ट एंगल बताएगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, इसका ये जो है इसको आगे कर दिया, और यहाँ पे इसका जो एंगल बन रहा है टेल से मिलकर वो एंगल यहाँ पे बताता है। ठीक है, और इसका नेट वेक्टर, इन दोनों की वजह से नेट वेक्टर इधर आएगा इस तरफ से। ठीक है, इतना तो समझ में आता ना। जैसे ये देखो यहाँ पे तुम हो, तुम्हें कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है और इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो नेट प्रभाव जो पड़ेगा वो कुछ इधर पड़ रहा होगा, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा। तो बस वेक्टर का भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वेक्टर एडिशन का वही कॉन्सेप्ट है। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है। जैसे देखो इन दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, उसके बाद पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो जिनका डायरेक्शन सेम होता है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 हो, इसका 4 हो। ठीक है, सो पैरेलल का ही एक पर्टिकुलर टाइप हो जाएगा इक्वल वेक्टर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो एक है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर कंप्लीटली इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कह सकते हैं थीटा आपका 180 डिग्री होगा ना। उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर एक टाइप ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर है, यानी कि देखो इसका डायरेक्शन तो अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक टाइप ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन इसका क्या दिक्कत है, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर इन सेम लाइन, एक ही लाइन में। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो गए, ये वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर में पैरेलल वेक्टर भी आ जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर भी आ जाएगा, यानी कि सेम लाइन में होना चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का एंगल नहीं बन रहा होना चाहिए। ठीक है, एक सेम लाइन में होगा, चाहे आगे कर लो या पीछे कर लो। कोप्लेनर वेक्टर किसे बोलते हैं? जो एक प्लेन में आ जाए। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल इसमें अलाउड है। जैसे ये देखो एक प्लेन है, इसमें कहीं पे भी एक प्लेन में वो वेक्टर आ जाना चाहिए, चाहे आगे हो पीछे हो कैसे भी, बस ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्लेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, या इसे हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर भी बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये वाला यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो और ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन को, जैसे आई जे के कैप। ठीक है, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, इन दोनों का इफेक्ट इधर आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो तीसरा वेक्टर यदि इधर लग जाए तो ये दोनों को काट देगा, सो मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। जैसे कि आपका इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है कभी, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड बताओ। सो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ गलत है, इस तरीके से तो हम लोग पता नहीं लगा सकते। सबसे पहले ताल से ताल मिलाना पड़ेगा, यानी कि इसको उठा के इधर कर दो और इसको उठा के इधर कर दो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये किया, देखो सबसे पहले वाले को, यानी कि इसको उठा के हमने इधर किया, उसके बाद इस वाले को उठा के हमने इधर कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से कर दिया। सो इन दोनों का इफेक्ट इधर आएगा इन दोनों की वजह से, और ये आपस में एक दूसरे को काट देगा, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ गए ना क्या हुआ यहाँ पे? वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, जैसे इन दोनों की वजह से इफेक्ट इधर आया और ये इसको काट दिया, सो मैग्नीट्यूड 0, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को टाइप समझ में आ गए होंगे। नाउ अब है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इसमें हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं स्केलर के साथ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। वेक्टर का एडिशन स्केलर के साथ पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम लोग 3i + 10 ये ऐड नहीं कर सकते। क्या वेक्टर का एडिशन वेक्टर के साथ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है वेक्टर का एडिशन वेक्टर के साथ। जैसे देखो 10i + 2j + 3k, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा, तीनों आपस में 90 डिग्री पे है तो सिंपल से इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे बस, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। इससे 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, तीनों का स्क्वायरिंग कर दिए, इससे 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट आ गया। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर बिल्कुल पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर करेंगे तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। जैसे 3i × 10, ये वेक्टर ये स्केलर है तो हमें वेक्टर ही देखने को मिला, विच इज 30i। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो वो डिपेंड करेगा किस टाइप का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्या हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। सो यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर ही देगा। जैसे A क्रॉस B किए, सो हमें जो C मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, वो भी एक वेक्टर ही रहेगा। और यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका रिजल्टेंट हमें स्केलर देखने को मिलेगा। यानी कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किए तो हमें एक C मिलेगा जो कि स्केलर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर करें, सो डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पॉसिबल है और वो वेक्टर ही देगा ऑब्वियसली। से 10i / 2 5i मिलेगा। लेकिन डिवीजन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर पॉसिबल नहीं है। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे 3i / 4j, ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है वेक्टर का वेक्टर्स के साथ डिवीजन। समझ गए ना? तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ना अब हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम डिफरेंट एक्सेस, ठीक है। सो देखो जैसे हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है r वेक्टर, जिसका वैल्यू है xi + yj + zk। सो x यानी कि इधर डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, i है तो इधर में x आ गया, इधर y आ गया, इधर z आ गया, और इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे ऐसा आया है। और x से रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा, y से रिजल्टेंट का एंगल है बीटा, और z से रिजल्टेंट का एंगल है गामा। अब हमें इसी अल्फा बीटा गामा को निकालना है। सो cos अल्फा हो जाएगा x/r, सिंपल सी बात है। अल्फा कहाँ से कहाँ का एंगल है? x से r का एंगल है, तो बस चिपका दो, cos अल्फा = x/r, cos बीटा = y/r एंड cos गामा = z/r। बिल्कुल सिंपल, आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज़ आता है इसमें लामीज थ्योरम नाम करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये NLM में बहुत काम आता है। सो देखो 3 यदि फोर्सेस हैं यहाँ पे, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, और यहाँ पे एंगल सबस्टेंड हो रहा है आपस में। जैसे F1 और F3 के बीच में एंगल B है, F2 और F3 के बीच में एंगल C है, एंड F1 और F2 के बीच में एंगल A है, ठीक है। सो इसमें एक यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखने को मिलता है कि जो फोर्स है उसकी अपोजिट वाला एंगल, जैसे F2 के अपोजिट क्या आ रहा है? B आ रहा है, तो इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। सो फोर्स बटा उसके साइन का अपोजिट वाला एंगल बराबर कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो F1/sin C, ठीक है, F1/sin C = F2/sin B = F3/sin A। समझ गए ना क्या है यहाँ पे? F1/sin C, sin C क्या है? F1 के अपोजिट वाला एंगल, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो F1/sin C = F2/sin B = F3/sin A। इस तरीके से करके आप लोग लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है क्रोनोलॉजी, तो वहाँ पे सिंपल सा हम लोग इसको लगा के आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए ना? नाउ नेक्स्ट है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो है ना, इसको मुश्किल तरीके से बिल्कुल ही समझना ही काफ़ी आसान होता है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से कई जगह समझाया जाता है, जैसे वेक्टर A है, वेक्टर B है, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, और यहाँ पे हम लोग ये वाला एंगल नहीं लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, क्या ये ताल से ताल मिल रहा है? इसका नहीं मिल रहा है ना, तो इसे हमें ताल से ताल मिलाना पड़ेगा। इसको यदि हम लोग इधर हटा दें, यहाँ पे कर दें, सो देखो एक्चुअल यही तो एंगल आ गया ना, इसीलिए हम लोग इस थीटा एंगल को कंसिडर करते थे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है कि इसको यहाँ पे इधर कर दिया। सो बस A वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, और देखो कोई तुम्हें यहाँ से पकड़ के इधर खींचे, इधर से पकड़ के इधर खींचे, तो सिंपल सी बात है, एक नेट जो फोर्स लगेगा, नेट जो तुम्हारा वो इफेक्ट आएगा, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा। वही चीज़ तो हो रहा है यार, कितना सिंपल है बताओ, कोई कुछ मुश्किल है क्या? इसके बीच में थीटा एंगल है और बस यहाँ से एक रिजल्टेंट आ रहा है, वही निकालना है। अब ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो यदि वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर का एडिशन ही हो रहा है। अब यदि A वेक्टर माइनस B वेक्टर करना रहता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, बस इसको पकड़ो, इसको पकड़ के यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। A वेक्टर यदि माइनस B वेक्टर होता
तो बस हम इसको पकड़ के ऐसे उल्टा कर देते हैं, काम खत्म। यही चीज़ तो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। सिंपल सी बात है ना। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे यहाँ पे वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ है वेक्टर एडिशन। सो यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या, दोनों के बीच का एंगल है ना। और ये जो रिजल्टेंट है ये ए प्लस बी से छोटा होगा, ठीक है। ए प्लस बी का जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है उससे छोटा होगा, और ए माइनस बी से बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही ये लाई कर सकता है, इस चीज़ को याद रख लेना। और यहाँ पे देखो वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, यदि ए प्लस बी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ओवर रूट। और यदि ए माइनस बी कर रहे हैं यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस लगाया था, यहाँ पे माइनस लगा देना, है ना, जैसा कि हम लोग वो ए प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में करते थे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सिंपल है। अब देखो यदि यहाँ पे वेक्टर एडिशन में यदि जो है वेक्टर सेम आ जाए, यानी कि ए इक्वल्स बी इक्वल्स हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स बी इक्वल्स हमने यहाँ पे ए ले लिया, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी ए इक्वल्स बी इक्वल्स यहाँ पे हमने ए ले लिया। सो उस केस में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा वेक्टर एडिशन में, रिजल्टेंट आ जाएगा जब आपका वेक्टर सेम हो, वो हो जाएगा 2a cos थीटा बाय 2। सिमिलरली वेक्टर सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा इन केस ऑफ सेम वेक्टर 2a sin थीटा बाय 2, ठीक है। यानी कि एडिशन में cos आएगा, और सब्ट्रैक्शन में साइन आएगा, ठीक है। देखो एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर साइन, बिल्कुल क्रोनोलॉजी को समझ लो, काम खत्म। और एडिशन में आपका cos आ जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने a इक्वल्स बी, दोनों सेम वेक्टर ले लिया है यहाँ पे, और दोनों 90 डिग्रीज पे है। कुछ केसेस बता रहा हूँ, जैसे वेक्टर यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और 90 डिग्री पे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और 60 डिग्री पे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और 120 डिग्री पे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से ही मत भूल जाना। सो दो वेक्टर यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट आ जाएगा रूट 2a, ठीक है। दो वेक्टर सेम हो, एंगल उन दोनों के बीच में 60 डिग्री बन रहा हो, तो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा रूट 3a, ठीक है। और यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा a, ठीक है। और दो वेक्टर यदि सेम हो, है ना, दो वेक्टर यदि सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो, एंगल आपका 0 डिग्री हो, तो उस केस में रिजल्टेंट आ जाएगा 2a, ठीक है। और दो अगर इक्वल वेक्टर हो, इधर भी ये है और इधर भी ये है, और दोनों के बीच में 180 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा 0 डिग्री। ऑब्वियसली ये और ये आपस में काट देगा तो 0 ही आना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब एक चीज़ होता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला फंडा, वो क्या होता है, जैसे आपको दे देगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब पूछ लिया कि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालो। सो देखो साइन और कॉस कहाँ पे लाई करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो इन जनरल जैसे इस तरह का क्वाड्रेंट है, सो यहाँ पे एक्स वाले पे आपके पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव साइन आएगा, और वाई वाले पे आपका पॉजिटिव वाई में कॉस आएगा, नेगेटिव वाई में माइनस कॉस आ जाएगा, ठीक है। सो साइन और कॉस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इस चीज़ को याद रखना। सो जैसे यहाँ पे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, तो इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है इस तरीके से, जैसे कि 3 sin थीटा है तो 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, साइन इधर ही आता है 3, और 4 cos थीटा है तो 4 को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। तो देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया, और 3 और 4 है तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी आया है। यदि आपको इस तरीके से करना है तो ऐसे कर लो, या सिंपल सा यदि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बोला है तो कुछ नहीं, इन दोनों का जो आपका इसका मैग्नीट्यूड है 3 और 4 उसको स्क्वायर करके ऊपर रूट कर दो, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए, और इससे भी क्वेश्चन आता है भाई, इसको इग्नोर मत कर देना। नाउ अब है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट करके जाना जाता है। सो इसमें a डॉट बी है, ठीक है। a डॉट बी होता है, दो वेक्टर का डॉट करते हैं और हमें यहाँ पे स्केलर टर्म मिलता है, और डॉट प्रोडक्ट को तोड़ने पे हमें यहाँ पे cos थीटा देखने को मिलता है। सो a डॉट बी करेंगे तो आंसर आएगा ab cos थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो cos थीटा आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो फिर वहाँ पे sin थीटा आता है। सो देयरफॉर यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको नीचे भेज दो यहाँ पे तो वही चीज़ हो जाएगा, a डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाय ab, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो इस डॉट प्रोडक्ट में से यहाँ पे है वेक्टर है, कंप्लीट दो वेक्टर है, इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है उस चीज़ को समझना यहाँ पे, ठीक है। सो आई डॉट यदि आई हो तो उसका आंसर 1 आएगा, जे डॉट जे हो तो आंसर 1 आएगा, और के डॉट के हो तो आंसर 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी अदर कॉम्बिनेशन आ जाए, जैसे आई डॉट जे तो आंसर 0 आएगा, जे डॉट के आंसर 0 आएगा, ठीक है। सेम का कॉम्बिनेशन आंसर 1, एनी अदर कॉम्बिनेशन आंसर 0, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई और जे के बीच में, ठीक है, आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, और जे और के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। और दो 90 डिग्री
का डॉट प्रोडक्ट जैसे आई और जे इस दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया ना, सो देयरफॉर cos 90 लिखना पड़ेगा, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इस वजह से ऐसा होता है ना। इफ थीटा 90, यदि थीटा 90 है तो देयरफॉर cos को 90 करना पड़ेगा, और cos 90 उस केस में यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। सो उस केस में आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है। इस वजह से ये आई जे के ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें जो आंसर है वो 0 देखने को मिलता है। इन शॉर्ट यदि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ करो, और के का के साथ करो, बात खत्म करो, सिंपल सी बात है। सो 5 i कैप 2 i कैप, सो 5 2 जा 10, 3 यहाँ पे 1 है, 1 जा 3 -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एंड -2 टाइम्स 8 इज -16। इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -9। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जो है जैसे आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ करो, के का के साथ करो, आंसर आ जाए, अपना मैग्नीट्यूड निकालो, जो वैल्यू है उसको निकालो, बात खत्म करो। ठीक है, ज़्यादा और दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो देखो आई के साथ आई की है तो आंसर 1 ही आने वाला है, तो इस वजह से जो हमने देखा था ना वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में 2 वेक्टर का डॉट करते हैं तो स्केलर आता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे स्केलर भी आ जाएगा। समझ में आएगा डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे बहुत सिंपल होता है। असली चीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है और इसमें थोड़ा दर्द आता है, पर आपका दर्द मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो आंसर आता है हमारे पास साइन थीटा। समझिए, अब देखो इसमें एक आपको मैं क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में देखा था जो सेम है उसके साथ करेंगे तो 1 आएगा, बाकी अदर कॉम्बिनेशन 0। इसमें ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग इस तरीके से एक सर्कल बना लेना इस तरीके से आई जे के का, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दो। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि क्रॉस हो रहा हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में आंसर आपका पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर नेगेटिव आएगा। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। क्लॉकवाइज क्रॉस होगा तो आंसर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस तो आंसर नेगेटिव। कैसे, यहाँ पे देखो, यदि आई क्रॉस जे कर रहे हैं यानी कि आई का जे के साथ क्रॉस, सबसे पहले आई है उसके बाद जे है, यानी कि क्लॉकवाइज हमने चला तो आंसर प्लस में आएगा। प्लस में क्या आंसर आएगा, जो बच गया तीसरा वाला के। यदि जे क्रॉस आई करते, सबसे पहले जे है उसके बाद आई है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गए तो आंसर माइनस में आएगा, और क्या आएगा, जो तीसरा बच गया के, वही आंसर चला जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के की है, यानी कि जे के क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आई के पास आएगा। आई क्रॉस के चल रहे हैं यानी कि आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चला हमने तो आंसर नेगेटिव में जे के पास आएगा। इस तरीके से होता है, क्लॉकवाइज क्रॉस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। समझ में आ गया। अब देखो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इसका कहीं ना कहीं बाहर की तरफ आता है। जैसे आई और जे कर रहे हैं तो आई एक्स में हो गया, मतलब आई और जे एक प्लेन में हो गया और के प्लेन के बाहर हो गया। ठीक है, सो एक प्लेन में यदि हो रहा है वेक्टर का क्रॉस तो जो उसका रिजल्टेंट है वो किसी बाहर ही आ जाता है। कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो, आप लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट वेक्टर है, जैसे ए आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए क्रॉस बी यदि कर रहे हैं तो ए जो है, ए आपका यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर होता है और बी जो है यहाँ पे आपका सेकेंड वेक्टर होता है। ठीक है, ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकेंड वेक्टर है। सो जो अपना ये वाला फिंगर्स है उसको फर्स्ट वेक्टर पे रखो, और आपका जो पाम है, पाम का साइड राइट हैंड का, वो आपका सेकेंड वेक्टर में जाएगा। ठीक है, और फिंगर को कर्ल कर लो थोड़ा सा तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ए फर्स्ट वेक्टर है ना, तो फिंगर्स उस वेक्टर के डायरेक्शन में रखो, चाहे आपको वो आई केप में जा रहा हो, जे केप में जा रहा हो, किधर भी जा रहा हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है इधर, ठीक है, और ये है मेरा सेकेंड वेक्टर इधर, सेकेंड वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं। सो फर्स्ट वेक्टर पे अपना मैं फिंगर्स रखूंगा और सेकेंड वेक्टर बी की तरफ अपना पाम करूंगा, तो मेरे को जो थर्ड वेक्टर है यानी कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मेरा बाहर की तरफ आना है, यानी कि बाहर की डायरेक्शन को हम लोग डॉट करके दिखाते हैं। ठीक है, सो की डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और एक्चुअल आएगा भी, ये आई और जे कर रहे हैं। ठीक है, सो आई क्रॉस जे क्या आता है, के ही आता है, प्लस के, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आउटवर्ड डायरेक्शन आता है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं, और इनवर्ड डायरेक्शन आता है उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, उसका फंडा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो 3 क्रॉस भी आता है, जैसे यहाँ पे 2i के प्लस 2j के प्लस के कैप, ऐसा भी क्रॉस आ सकता है आपको। ठीक है, 2 का क्रॉस आता है तो कैसे होता है वो तो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। 3 का क्रॉस आए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टॉर्क इक्वल्स होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर का वैल्यू ये है, एफ का वैल्यू ये है। सो क्या करना है, सबसे पहले बात, जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर उसको लिखो, सेकेंड वेक्टर उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद आई जे के कर दो। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर लिखा, सेकेंड वेक्टर लिखा, फिर उसके बाद हमने आई जे के कर लिया। अब वैल्यू लिखो उसके सामने, जो फर्स्ट वेक्टर आर है, आर का जो भी वैल्यू है आई के साथ, जैसे 2 है, जे के साथ 2 है, और के साथ आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है, एफ के साथ जो वैल्यू है आई के साथ 5 है,
जे के साथ 3 है और के के साथ -7 है, बस इस तरीके से कर लिया। और इस तरीके से आपको एक बबल बना लेना है। कैसा बबल? यहाँ पे देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। और आई कैप के आगे ब्रैकेट लगाओ, जे कैप के आगे ब्रैकेट लगाओ, के कैप के आगे ब्रैकेट लगाओ, है ना। आई कैप प्लस, के कैप प्लस, जे कैप माइनस, इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? वापस बता दो आप लोग को। देखो, आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, आई कैप प्लस, जे कैप के आगे माइनस और के कैप के आगे प्लस, इस तरीके से करना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब आई कैप का हमें मल्टीप्लाई करना है। आई कैप को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आई कैप को यदि मल्टीप्लाई, आई कैप का यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है, ब्रैकेट में डालना है सामान, तो उसके लिए जे और के का काम आएगा। यानी आई कैप यदि लिख रहे हैं तो आई कैप का कोई काम नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना। आई कैप के ब्रैकेट को भरना है तो इस आई कैप के वैल्यू को टच तक नहीं करना है। सो अब उसके बाद इसको भरना कैसे है, इस डायरेक्शन में आएगा। आई के बाद क्या आता है? जे आता है ना। सो यहाँ से स्टार्ट करो। सो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 7 2 14, सो -14 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और उसके बाद इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगी, समझा। सबसे पहले के का मत करना, यानी कि सबसे पहले 3 मत लिख देना, है ना। सबसे पहले जे का करना, उसके बाद के का करना, समझ गया ना भाई? बहुत डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हें। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 7 2 14, तो -14 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक माइनस डालो, प्लस नहीं डालना है, यहाँ पे माइनस डालना है। अब उसके बाद के कैप का काम करोगे, यानी कि 3 1 3, सिंपल सा बात है। इस तरीके से आई कैप का हमने काम किया। कैसे किया वापस बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले आई कैप के बारे में हमें लिखना है, तो यहाँ से जे कैप का मल्टीप्लाई करो, जे का के साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -7 2 -14 -3 1 3। अब उसके बाद क्या काम करना है? अब उसके बाद काम करना है हमें यहाँ पे जे कैप का। सो जे कैप का काम करना है, तो इस जे को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो -7 2 14, सो -14 -5 1 5, सो -5, इस तरीके से। अब के कैप का काम करना है। के कैप का काम करेंगे तो उसको कैसे करना है? तो बिल्कुल जैसा कि हमने वहाँ पे किया था उसी तरीके से कर लेना है। सो के कैप का काम करना है तो के कैप को बिल्कुल टच नहीं करना है। सो इसमें कैसे करना है? तो सबसे पहले 2 3 सो 2 3 6 -5 2 10, इस तरीके से काम करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड कर लो, सबको समझ में आता है, काफ़ी ईजी है। अब देखो इसको इवेल्युएट करना है बस, और कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -17 आई कैप, और ये हो जाएगा 14 + 5 19, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है तो +19 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा -4 के कैप। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, विच इज़ -17 आई कैप +19 जे कैप एंड -4 के कैप। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर, बहुत कम समय में मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोट्स, ये जो नोट्स है ये आपको मैंने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।